इकाई 2 विलयन में विलयन की परिभाषा हमने पढ़ा चुके थे। विलयन के प्रकार और विलयन की सांद्रता मापने के लिए जो विभिन्न विधियां दी गई थी उसके अंतर्गत हमने द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, भार, आयतन प्रतिशत सांद्रता और आयतन प्रतिशत सांद्रता, मोलरता और मोलरता, इन सभी विषयों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। उसके आगे की विधियां जो हमें बतानी थी, आज हम उसको कंटिन्यू करते हुए हम इन विधियों के बारे में अध्यापन करेंगे। इसमें जो बची हुई विधियां थी हमारी, उसके अंतर्गत आती है नॉर्मलता, मोल प्रभाज और पार्ट्स पर मिलियन। ये तीन विधियां भी सांद्रता को मापने की ही विधियां हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसके बाद जो द्रव में गैस का जो विलयन बनता है, उस गैस की जो विलयता रहती है द्रव में, उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो कारक दाब है जो गैस की विलयता को प्रभावित करती है, उसको समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको हम कहते हैं हेनरी का नियम। उसके बारे में भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए आज का जो विषय है, सबसे पहले हम आते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। नॉर्मलता की यदि हम परिभाषा दें तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांक की संख्या को हम उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसका सूत्र N बराबर होगा विलय का ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। फिर से ध्यान देंगे, यहाँ पे विलयन को जो आयतन होना चाहिए लीटर में, यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे आप। इसके बाद हम इस सूत्र को और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान बटे विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान गुणा विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर ये सूत्र है। यहाँ पर मैं कुछ शब्दों को जोड़ देकर बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। जैसे ये शब्द है ग्राम तुल्यांकी संख्या और एक दूसरा शब्द है तुल्यांकी द्रव्यमान। बच्चे ये तुल्यांकी द्रव्यमान नहीं निकाल पाते हैं। आपने आणविक द्रव्यमान सुना होगा, किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान आप आसानी से निकाल लेते हैं। उनके परमाणु अणु में उपस्थित जो परमाणु रहते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर योग करेंगे परमाणु के द्रव्यमानों को और उससे हमको आणविक द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। यदि यही आणविक द्रव्यमान को हम उसकी संयोजकता से भाग दे देते हैं, आणविक द्रव्यमान को यदि हम उस अणु की संयोजकता से भाग दे देंगे तो हमको तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। अब आप कहेंगे संयोजकता क्या होती है? कि बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं रहती हैं। तो संयोजकता जो है, जैसे हमारे पास 3 प्रकार के अणु या पदार्थ रहते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। यदि हम अम्ल की बात करते हैं
या संयोजकता इसी को हम कह सकते हैं। तो अम्ल ये है, HCl अम्ल है, उसकी क्षारकता या संयोजकता हमें ज्ञात करना है। तो ये HCl विलयन में जितना H+ आयन, कोई भी अम्ल जो है विलयन में जितना H+ आयन देगा उसको हम उसकी संयोजकता या क्षारकता कहेंगे। जैसे HCl में यहाँ पे H+ आयन दे रहा है तो इसकी क्षारकता हम क्या कहेंगे, 1 है। उसी तरीके से जैसे क्षार की बात हम करते हैं, उदाहरण लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, इसकी संयोजकता को हम क्या कहते हैं, अम्लीयता। अम्लीयता तो यहाँ पर विलयन में जितना OH- आयन क्षार के द्वारा दिया जाएगा वह उसकी अम्लीयता या उसकी संयोजकता कहलाएगी। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 OH- आयन देगा विलयन में, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। ये तो हो गई अम्ल और क्षार की बातें। अब बात करें लवण। कोई सा भी आप लवण ले लो, एकदम साधारण सा लवण लेते हैं NaCl। तो लवण में कैटायन के ऊपर जितना धनात्मक आवेश रहेगा, जितना कुल धनात्मक आवेश रहेगा वह उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे Na के पास Na+ में Na+1, तो इसके आवेश कितना है, +1 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। Al2SO4 ट्रांस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट में यहाँ पर ध्यान देंगे, आपके पास एल्यूमिनियम के ऊपर कुल आवेश कितना है उसको देखा जाएगा। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 आवेश है, दूसरे के ऊपर भी +3 आवेश है, तो कुल धनात्मक आवेश इसके ऊपर कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम सल्फेट में संयोजकता कितनी बताएंगे, +6 बताएंगे। इस तरीके से आपके पास आणविक द्रव्यमान आप कैलकुलेट कर सकते हैं अणु की, और उसके बाद उसकी संयोजकता से उसको भाग देंगे तो हमको तुल्यांकीय द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो वर्ड थी या शब्दावली की, ग्राम तुल्यांकीय संख्या। ग्राम तुल्यांकीय संख्या के लिए जैसे आप मोल संख्या निकालते हैं, मोल संख्या का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान है मोल संख्या का सूत्र। उसी प्रकार से ग्राम तुल्यांकीय संख्या का सूत्र बिल्कुल इसी के समान रहेगा, बस यहाँ पर आणविक द्रव्यमान की जगह हम तुल्यांकीय द्रव्यमान कहेंगे। तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान बटे तुल्यांकीय द्रव्यमान। तुल्यांकीय द्रव्यमान अभी मैंने बताया कि कैसे निकालना है। इस तरीके से पहले हमने देखा तुल्यांकीय द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें उसे आणविक द्रव्यमान से उस अणु की जो संयोजकता रहेगी उसको भाग देंगे तो हमको तुल्यांकीय द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। फिर तुल्यांकीय द्रव्यमान ज्ञात करने के बाद ग्राम तुल्यांकीय संख्या निकालने के लिए उस अणु के द्रव्यमान और तुल्यांकीय द्रव्यमान का जो अनुपात रहेगा उससे हम ग्राम तुल्यांकीय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। अब वापस हम आते हैं नॉर्मलता पे। नॉर्मलता की परिभाषा मैंने बताई थी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकीय संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। उसका सूत्र हमने यहाँ बता दिए। एक उदाहरण में इसके नॉर्मलता के आधार पर एक उदाहरण बताती हूँ। किसी 1 लीटर विलयन में आ, 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करिए। देखते हैं
दिया क्या 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 है, विलयन का आयतन दिया हुआ है लीटर में, विलयन का आयतन इक्वल टू 1 लीटर दिया हुआ है, विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है, ग्राम दिया हुआ है। सूत्र में विलय का द्रव्यमान दिया गया है, विलयन का आयतन दिया हुआ है। अब आपको निकालना है विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान। विलय का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात करके विलय का NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 40 और उसकी संयोजकता। अब NaOH की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पर धनात्मक आयन में धन 1 आवेश है, इसलिए हम इसको 1 से भाग देंगे, हमको तुल्यांकी द्रव्यमान 40 ग्राम प्राप्त होता है। तो n बराबर क्या क्या राशि हमको दी है, हम उसको फॉर्मूला या सूत्र में पुट अप करते हैं। 5/40 गुणा, क्योंकि विलयन लीटर में दिया है इसलिए हम सीधे 1 रखेंगे उसका मान, और उसके बाद ये 8 से कटेगा, 1/8 बराबर 0.125 n। तो इस विलयन की नॉर्मल वैल्यू कितनी आती है 0.1299। अब नेक्स्ट हेडिंग आते हैं हम, जो दूसरी विधि है, सांद्रता मापने की जो दूसरी विधि है वो है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित किया जाता है, इसको कैपिटल X से, और इसका मान को पहले करके विलय को हम A मानते हैं, किसी विलयन में उपस्थित विलय को B मानते जाते हैं, और विलायक को A मानते जाते हैं। तो इस विलय का जो द्रव्यमान रहेगा वो V रहेगा और मोलों की संख्या NB रहेगी। उसी तरीके से विलायक का जो द्रव्यमान रहेगा VA रहेगा और मोलों की संख्या NA रहेगी। मोल प्रभाज का जो परिभाषा है वह किसी परिभाषा इस तरीके से हम बोलेंगे, किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात विलय का मोल प्रभाज कहलाता है। और दूसरा जो है विलय, किसी विलयन में विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात रहता है वह विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। उसका सूत्र हम इस तरीके से लिख सकते हैं, विलय का जो मोल प्रभाज रहेगा वह विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोलों की संख्या क्या होगी, उस विलयन में उपस्थित विलय और विलायक के जो मोलों की संख्या का कुल योग रहेगा वही विलयन के मोलों की संख्या का कुल मोल संख्या होगी। तो ये हो गया विलय के मोल संख्या या मोल प्रभाज सॉरी, और विलयन का मोल प्रभाज हो जाएगा Na/Na+NB। ये हो गया मोल अंश या मोल प्रभाज। नेक्स्ट आते हैं ppm, जो 8वीं सांद्रता को मापने की जो विधि है वो है ppm। नेक्स्ट विधि है जो सांद्रता मापने की जो नेक्स्ट विधि है वो है पार्ट्स पर मिलियन। इस विधि में जब विलय की मात्रा बहुत कम रहती है, विलय की अपेक्षा बहुत कम रहती है, या बहुत तनु विलयन जब रहता है तब उस विलयन की सांद्रता मापने के लिए हम ये वाली विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन यानी 10 लाख, मिलियन यानी 10 लाख।
तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। किसी विलयन के 10 लाख भागों में विलय के भागों की संख्या उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। इसका सूत्र पीपीएम बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, सॉरी विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा 10/6। पीपीएम का सूत्र क्या हो गया? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 10/6। तो ये बहुत सबसे छोटी राशि है, क्या बोल सकते हैं, अत्यधिक तनु विलयन के लिए की सांद्रता मापने के लिए हम इस विधि का यूज करते हैं। अब देखिए हमने ये 8 विधियों के बारे में बताया सांद्रता मापने के लिए। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातें जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें गलती करते हैं, बहुत माइन्यूट मिस्टेक रहती है, उनको वो उसमें डिफरेंस समझ नहीं आता। यहाँ पर जब हमने सूत्र लिए मोललता, मोलरता, नॉर्मलता और पीपीएम, इन सभी में ध्यान रखिएगा जब भी हम सूत्र लिखते हैं उसमें सिर्फ मोललता को छोड़कर हमें आयतन या आयतन जो लेना होता है वो विलयन का आयतन लेना होता है। सिर्फ एक मोललता रहता है, वहां पे हम विलायक का द्रव्यमान लेते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इस सूत्र में हमेशा विलयन को ही लेकर चलते हैं, बस मोललता में हम विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में देंगे। तो आप जब सूत्र लिखते हैं इस चीज का ध्यान रखेंगे और जो न्यूमेरिकल हल करेंगे उसमें भी आप ये चीज का ध्यान रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गैस की द्रव में विलयता। विलयन के दिए गए आयतन में गैस की प्रति इकाई आयतन में गैस की जो मात्रा रहेगी वह उस गैस की द्रव में विलयता कहलाती है। और विलयता को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे बताएंगे हम। गैस की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पे हम 4 कारक के बारे में वर्णन करेंगे। पहला है गैस और द्रव की प्रवृत्ति। दूसरा कारक है तापमान। तीसरा कारक है अशुद्धि और चौथा कारक है दाब। एक एक करके इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है गैस व द्रव की प्रकृति। ऐसी गैस जो आसानी से द्रवित हो जाती है, उदाहरण के लिए जल वाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, NH3 आदि। ये सभी गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, द्रवित होने वाली गैसें हैं और ये ध्रुवीय प्रकृति की गैस रहेगी। ये गैसें जो हैं वो आसानी से द्रव में विलय हो जाएंगे, लेकिन इनकी विलयता अधिक रहती है। इसके विपरीत जो गैस आसानी से द्रवित नहीं होती है, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, जो आसानी से द्रव में परिवर्तित नहीं होती, उनकी विलयता द्रव में कम रहेगी। साथ में ऐसी गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया कर सकती है या उसका संयोजन हो सकता है विलायक के साथ, उनकी विलयता अधिक रहेगी। और ऐसी गैसें जो आसानी से विलायक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, उनकी विलयता कम रहेगी।
नेक्स्ट आते हैं अपन तापमान। तापमान यदि हम किसी गैस में मिलाए द्रव में मिलाए गैस की जो विलयन रहता है उसका तापमान यदि हम बढ़ाएंगे तो गैस की विलयनता कम हो जाती है। इसका कारण यह है गैस का द्रव में जो विलयन है या विलयनता है ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है? गैस जब किसी द्रव में मिलता है तो ऊष्मा बाहर निकलती है। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और यदि हम इस गैस का इस विलयन का तापमान यदि हम बढ़ाते हैं तो ली शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया पश्च दिशा की ओर अग्रसर होगी। जैसे हम यदि इसको अभिक्रिया के रूप में दिखाते हैं इस तरीके से, जब गैस किसी विलायक में होती है तो विलयन बनाती है और साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। अब यदि हम इसका तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अभिक्रिया पश्च दिशा की ओर अग्रसर होगी और इस तरीके से गैस की विलयनता जो है वो घट जाएगी। नेक्स्ट आता है अशुद्धि। यदि हम किसी गैस के विलयन में कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं तो गैस की विलयनता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि हम सोडा वाटर लेते हैं उसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडा वाटर में घुली हुई है वह झाग के रूप में बॉटल से ऊपर आने लगेगी। उसका रीजन ये है कि जब हम कोई अशुद्धि मिलाते हैं गैस का द्रव में विलयन जो रहता है उसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो द्रव के जो अंतरकाशीय अवकाश रहता है उसमें अशुद्धि जाकर जगह ले लेती है, अंतरकाशीय अवकाश को घेर लेती है और विलय को वहां से विस्थापित कर देती है। इसलिए वो विलय जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड या हम कह सकते हैं गैस जो उसमें विलय की तरह है वो बाहर निकलने लगता है। तो गैस की विलयनता अशुद्धि मिलाने से कम हो जाती है। अब अपन आते हैं दाब में। दाब को थोड़ा सा हमें विस्तृत करके समझाना पड़ेगा या विस्तार से समझाना पड़ेगा। दाब के प्रभाव को समझाने के लिए विलयनता में दाब के प्रभाव को समझाने के लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। एक जार लेते हैं, इस जार में हम द्रव लेते हैं और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा देते हैं, नोवेम्बर पिस्टन रहेगा और इसमें एक वजन रख देते हैं। इस जार में गैस घुली हुई है, द्रव के अंदर गैस घुली हुई है और इसकी सतह पर भी कुछ अमाउंट में गैस है। ये गैस जो सतह पर द्रव की सतह पर जो गैस है और द्रव के अंदर घुली हुई जो गैस है वो दोनों ही आपस में गतिज साम्य में रहेंगे। अर्थात गतिज साम्य का मतलब होता है कि जितनी गैस ये जो सतह पर जो गैस है द्रव की सतह पर जो गैस है वो सतह से टकराकर अंदर चली जाती है और अंदर जो घुली हुई गैस है वह वापस गति के कारण ऊपर सतह पर आ जाती है और इनका आना और जाना लगातार बना हुआ है और जितनी गैस जो सतह पर है और वो अंदर जा रही है उतनी ही गैस जो है वो ऊपर आ रही है। तो हमें ऊपर की सतह पर जो गैसों का आयतन है और नीचे अंदर द्रव के अंदर जो गैसों का आयतन है वह साम्य अवस्था में रहता है। ये समान लगता है मतलब क्योंकि ये दोनों साम्य अवस्था होते हैं, इसको कहते हैं गतिज साम्य कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी जार में वजन पिस्टन के ऊपर वजन बढ़ा देते हैं। पिस्टन के ऊपर वजन बढ़ाने से क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर सरक जाएगा पिस्टन नीचे की ओर सरक गया और इस द्रव की सतह पर जो गैस थी वो प्रति इकाई आयतन में उस गैस के अणुओं की संख्या बढ़ गई। प्रति इकाई आयतन में गैस की संख्या बढ़ गई क्योंकि जब दाब बढ़ा पिस्टन नीचे आया तो ये गैसों के अणु जो थे पास आ गए, उनका घनत्व सतह के ऊपर बढ़ जाएगा
दाब बढ़ा देते हैं तो गैस की विलयता जो है वो बढ़ जाती है। इस दाब के प्रभाव को समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया, उसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नियम। हेनरी के नियम के अनुसार दिए गए ताप पर, यानी तापमान निश्चित रहना चाहिए, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, विलयन में उपस्थित गैस की मात्रा, विलयन में उपस्थित गैस की मात्रा, इसको हम स्मॉल बाद में लेंगे, उस विलयन की सतह पर उस विलयन की पर उपस्थित गैसों के गैस के आंशिक दाब के समानुपात होती है। समानुपात होती है। ये आप समझते हैं क्या बोल रहा है कि तापमान को निश्चित रखेंगे और किसी द्रव में विलय जो गैस है उसके विलयन की जो मात्रा है, गैस की जो विलय होने की जो मात्रा है, वहां उस विलयन की सतह पर जो गैस एकत्रित है उसके द्वारा जो दाब आरोपित किया जा रहा है उसके समानुपात होता है। तो इस नियम के अनुसार यदि गैस की मात्रा जो विलयन में विलय है वहां m है, तो वहां उस गैस के आंशिक दाब के समानुपात है। अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है या स्थिरांक लग जाता है, इसको हम क्या kh बोलते हैं। kh जो है वो हेनरी स्थिरांक कहते हैं, इसको हेनरी स्थिरांक कहा जाता है इसको। यदि हम मान के चलते हैं कोई गैस है, यदि गैस A द्रव में विलय है, यदि कोई गैस A जो उसका मोल प्रभार XA है, और उस गैस के द्वारा आरोपित आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब P है। P है तो हेनरी के नियम के अनुसार हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा, x is directly proportional to P या x is equal to kh P। ये एक और सूत्र प्राप्त हो गया। हम इसी समीकरण को P is directly proportional to x से भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह ये सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे P की जगह हम क्या लिख सकेंगे, हम kh x h। ये हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हेनरी का नियम बोलता है कि दिए गए तापमान पर किसी विलयन में विलय गैसों की जो मात्रा है वहां उसके आंशिक गैस के आंशिक दाब के समानुपात होता है। उसके लिए हमने ये सूत्र जो है वो व्युत्पन्न कर दिए हैं। उसके बाद आते हैं हेनरी के नियम का की सीमाएं।
हेनरी के नियम की सीमाएं। हम हेनरी के नियम को कहाँ लागू कर सकते हैं और कहाँ लागू नहीं कर सकते। तो पहली सीमा तो ये है, हेनरी का नियम तभी लागू हो सकता है जब विलयन में जो गैस विलय है उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। गैस की मात्रा विलयन में कम होनी चाहिए। यदि अधिक गैस घुली हुई है विलयन में तब हम ये हेनरी का जो नियम है उस पर लागू नहीं होगा। दूसरी सीमा इसकी ये है कि जो गैस या सिस्टम जो रहेगा उसका उच्च ताप रहना चाहिए और निम्न दाब होना चाहिए। तापमान अधिक होना चाहिए और दाब निम्न होना चाहिए, अर्थात जो गैस है वह आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे। गैस जो है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना चाहिए, तभी ये हेनरी के नियम का पालन करेगी। और तीसरी सीमा ये है, जो गैस द्रव में विलय हो रही है वह द्रव से अभिक्रिया ना करे या वियोजन या संयोजन उसका ना हो। गैस और द्रव में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं लेती हूँ अमोनिया गैस। यदि अमोनिया गैस जल में विलय होती है तो उसमें क्या हो रहा है, आपस में विलय होती है तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जा रही है, अर्थात इन दोनों में अभिक्रिया हो रही है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देती है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर से वियोजित हो जाता है अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। यानी इस प्रकार की जो गैसें रहेंगी जो विलायक से अभिक्रिया कर रही हैं वो हेनरी के नियम का पालन नहीं करेंगी। तो ये हेनरी का नियम आप सभी को समझ आ गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग लाते हैं कार्बोनेटेड शीतल पेय पदार्थ बनाने में। हेनरी के नियम का प्रयोग यहाँ होता है कि जब कोई जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हम बनाते हैं, पेप्सी हुआ, कोका कोला हुआ, उसमें अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को विलय करना है उस पेय पदार्थ में तो हम उच्च दाब पर उस कार्बन डाइऑक्साइड को बोतल के अंदर रखते हैं और उसको कॉर्क से बंद पैक कर देते हैं बोतल को। तुम देखोगे जब पेप्सी की बोतल आप खोलते हैं तो झाग सा निकलता है, वो झाग एक्चुअली क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो अंदर बोतल में विलायक में घुली हुई है, क्योंकि उसके अंदर दाब बहुत अधिक रहता है और ऊपर से हम कॉर्क से उस बोतल को बंद कर देते हैं। और जैसे ही हम बोतल का ढक्कन खोलेंगे तो क्या होगा, दाब कम हो गया, दाब कम होगा तो गैस की विलयता कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोतल से बाहर निकलने लगता है। तो ये पहला अनुप्रयोग था कि हेनरी का नियम हम कहाँ पे यूज करते हैं, शीतल पेय पदार्थ बनाने में यूज करते हैं। सेकंड है गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाया जाता है। ठीक है, क्या होता है जब गोताखोर जो गहराई में जाते हैं, समुद्र की गहराई में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, दाब बढ़ जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा, जब उनको ऑक्सीजन लेना रहेगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा वो गैस को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन और वायुमंडल, गैस सिलेंडर में एक्चुअली जो वायुमंडल में जो उपस्थित गैस है उसी को संपीड़ित करके सिलेंडर में भरा जाता है, वो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर कहलाता है। तो जब गोताखोर उस ऑक्सीजन सिलेंडर से
ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भी शरीर के में जाती है। अब ये ऑक्सीजन गैस तो हमारे विभिन्न कार्यों में उपयोग में आ जाती है, अवशोषित हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन गैस क्या होती है? नाइट्रोजन गैस हमारे रक्त में घुल जाती है। अब जब ये गोताखोर समुद्र की सतह पर ऊपर आते हैं तो क्या होगा कि उसका दाब बाहर वातावरण का जो दाब है वो होने लगता है, जिसके कारण गैस जो अंदर शरीर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस जो रक्त में घुली हुई है वो शरीर से बाहर निकलने को लगती है। क्योंकि तुमको मालूम है कोई भी गैस जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाना चाहेगी। तो ये जो नाइट्रोजन गैस जो रक्त में घुली हुई है वह बाहर निकलने का प्रयास करती है, जिसके कारण बबल्स बनते हैं। नाइट्रोजन गैस का रक्त में बबल्स बनने लगता है और बाहर निकलते समय नाइट्रोजन गैस जब शरीर से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो हमको अत्यधिक पीड़ा होती है और ये पीड़ा जानलेवा भी हो सकती है। और इस प्रक्रिया के दौरान जब नाइट्रोजन गैस यदि बाहर निकल रही है, हमको बहुत तकलीफ हो रही है, तो इससे हमारी तंत्रिका तंत्र और नर्व इंपल्सेस जो है वो भी प्रभावित होते हैं। और एक तरीके का बीमारी जिसको हम कहते हैं ब्लैंड नामक बीमारी होने का खतरा रहता है। तो इन सब से बचने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसको हीलियम गैस से तनु किया जाता है और उसको भरा जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, क्योंकि हीलियम गैस की जो रिलेक्टर रहती है रक्त में वो नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक रहती है, इसलिए हम साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस को भरा जाता है। तो इस तरीके से हेनरी के नियम का उपयोग इन दोनों विधियों में किया जाता है। तो आज हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आज की क्लास में या आज की वीडियो में हमने देखे सांद्रता को मापने की 3 विधियां, नॉर्मलता, मोल प्रभाव और पार्ट्स पर मिलियन। और दूसरे हेडिंग में हमने देखे कि द्रव में जो गैस मिले रहती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कैसे करते हैं। तो बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया थी कि इस चैप्टर से जो आने वाले प्रश्न हैं उसके लिए अंकों का विभाजन है 2 अंक का और 3 अंक का। तो मोस्टली जो 2 अंक के जो प्रश्न रहते हैं उसमें अधिकतर आपकी सांद्रता को मापने की जितनी भी विधियां हैं उसी में से ही आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। या तो उसमें परिभाषा जो 2 अंकों वाले जो प्रश्न रहेंगे उसमें परिभाषा पूछ सकते हैं, या फिर दोनों में न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, या फिर एक प्रश्न में न्यूमेरिकल और एक प्रश्न में परिभाषा पूछेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। दूसरा जो है वो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, ये जो गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा जो सिलेंडर ले जाया जाता है इसके ऊपर से भी प्रश्न 3 नंबर का आ सकता है, 2 या 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, फिर अगले वीडियो में आपको अणु